चलिए नेक्स्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट है another topic after spermatogenesis and oogenesis and hormonal control menstrual cycle in females in human females। अब देखिए ये साइकिल है क्या, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, क्या होता है, कितने दिन का होता है, क्या टाइम पीरियड है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और क्या फंक्शंस हैं इसके। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक ऐसा इट्स अ साइक्लिक फेज। देखो एक साइक्लिक है, बार बार होता है, हर महीने होता है, 28 से 29 दिन, एवरेज 28 दिन का ही होता है, पर कई फीमेल्स में 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, तो ये अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग, लेकिन एवरेज अगर फीमेल्स में देखा जाए ये साइकिल जो है इट इज ऑफ 28 टू 29 डेज। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ना बेटा तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज क्या है 28 डेज, एवरेज 28 दिन का होता है। अब ये कैसा फेज है, ये कैसा साइकिल है जो बेसिकली बार बार होता है, हर महीने होता है, रीअकरिंग है। और इसमें हो क्या रहा है, there are certain physiological changes in the body of the female. There are certain physiological changes. अब ये जो physiological changes हैं ये क्यों हो रही है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो रीजन है the reason is to attain pregnancy। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये कुछ चेंजेस होती हैं। हर फीमेल की बॉडी में ये प्रोसेस चलता है, और ये प्रोसेस क्यों चलता है, ये ऐसे इवेंट्स है विच बेसिकली हेल्प्स टू रीगेन द प्रेगनेंसी बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली होता है। लेकिन अब यहां हम ये तो चलो हमें एक रिव्यू, एक आइडिया हो गया कि ये क्या चीज है, लेकिन ये जो साइकिल है ये स्टार्ट कब होता है। देखिए स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज हम एवरेज मानते हैं, मान लेते हैं 12 से 14 साल एक फीमेल, और कब रुक जाता है, कब खत्म हो जाता है, स्टॉप्स एट से इट इज एट अबाउट 45 ईयर्स। 45 से 50 साल की एज के बीच में ये रुक जाता है। जब हमने पढ़ा था तो हम ये पढ़ते थे कि भाई 42 से 45 साल, अगर एक फीमेल 40 टू 45 ईयर्स के बीच में ये रुक जाता है, लेकिन आजकल बुक्स में अब नई नया नेचुरली चेंजिंग आ रही है, तो 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स भी लिखा हुआ है। सो एवरेज 45 ईयर्स में ये रुक जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन हम थोड़े से डिस्कस कर रहे थे, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, what is menarche and what is menopause। ये menarche क्या होता है, देखिए फर्स्ट menses in the life of a female, life of a female। एक फीमेल की लाइफ में जब पहली बार पीरियड आता है ना, हम उसे कहते हैं मीनार्क। और जब मेनोपॉज क्या है, स्टॉप्स मेंसेस एट द एज ऑफ, या ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, और क्या लिखते हैं
इजी कर देते हैं, लास्ट मेंसेस इन द लाइफ ऑफ ए फीमेल। क्लियर? तो लास्ट मेंसेस होगा वो क्या है, मीनाक कहलाता है। अब देखो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या करता है, कौन से फेजेस होते हैं। देखो प्राइमेट्स में होता है, प्राइमेट्स में कौन आते हैं, जैसे एप्स हो गए, गोरिल्लाज हो गए हमारे जो है, एंड ह्यूमंस, इनमें ही सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और किसी में नहीं आता। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द मेल स्पर्म्स, वो एक्सेप्ट करती है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, हीट पीरियड में होती है एंड इट एक्सेप्ट्स। हालांकि ये ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी वक्त, जब ब्लीडिंग से पहले या ओवुलेशन से पहले, किसी भी वक्त फीमेल इज रेडी टू हैव द और कंसीव द स्पर्म्स। लेकिन अब जब हम ये कहते हैं कि these are the physiological changes which basically brings about the fertilization process or to maintain the pregnancy। अब यहाँ पर 3 फेसेस आते हैं, हर एक बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, पर अब जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं सीधे तरीके से पढ़ाता हूँ, और वो क्या है, that is there are 3 phases। अब ध्यान से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 फेसेस कौन से हैं? जो पहला फेस आता है, पहला फेस है, let us take the first phase is proliferative phase। proliferative phase। ये proliferative phase क्या है? ये फेज जो है लगभग it is of around about 14 days, लगभग 14 दिनों का होता है। और इन 14 दिनों में होता क्या है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? देखिए जब हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis पढ़ा था, तो हमने वहां कहा था देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और उसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स की सिक्रीशन करता था। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ होगा क्या, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और साथ में एंड ओवुलेशन होता है। ये 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, और इसके साथ साथ वो एग जो है सेकेंडरी oocyte है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आएगा। ये 2 मेन काम होते हैं। लेकिन अब ये कैसे होते हैं, कैसे इन 14 दिनों में क्या काम होता है? देखिए सबसे पहला जो काम होता है, मैं यहाँ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रोलिफरेटिव फेज पे जो सबसे पहला काम होता है दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीशन। सबसे पहला काम जो होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रीट करवाएगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, फिर से मैं टेबुलर फॉर्म में रखूंगा। इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, उस प्राइमरी oocyte जो है, वो जो प्राइमरी oocyte है उसकी ग्रोथ करेगा। उसकी ग्रोथ क्यों करेगा, उसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनाएगा। ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर स्टार्ट टू फॉर्म, यानी ग्राफियन फॉलिकल के बाहर आपने सेकेंडरी oocyte के बाद जितनी भी लेयर्स बनना शुरू होती हैं, एंट्रम कैविटी के बाहर जोना पहला सोना तो बनना शुरू हो जाती है पहले ही, क्योंकि वो फॉलिकल सेल्स बना रहे हैं, वो बन रही है, लेकिन उसके बाहर वो जो सारा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, वो सारा स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का वो ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर ही बनाना शुरू करते हैं। यानी वो प्राइमरी oocyte जो है वो अब क्या है, आगे डिविजन्स करेगा और अपना क्या है, पूरा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बना देगा। लेकिन जब ग्राफियन फॉलिकल बनाता है तो ये जो यहां से मैं कह देता हूं, चलिए ग्राफियन फॉलिकल बना, अब थोड़ा सा यहां समझिए, ये बन गया। लेकिन यहां से क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, दे secrete a hormone known as estrogen। ये साथ साथ एक हार्मोन की भी प्रोडक्शन करवाते हैं
दैट इज एस्ट्रोजन। आप देख रहे हो अब एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, तो एस्ट्रोजन सिक्रीट होता जा रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, हाई। इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ती जा रही है, हाई हो रही है। समझे मेरी बात? अब जब ये हाई हो रही है तो होगा क्या, इंटर्न अब ये कुछ फंक्शन करना शुरू कर देगा, कोई काम तो करेगा। अब ये काम क्या करेगा, देखो अब इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, ये एफएसएच इधर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी सेक्रेशन करवा रहा है, हमने पढ़ा था oogenesis के फंक्शन। अब देखो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये कुछ फंक्शंस करेगा, और वो फंक्शंस क्या है, देखो पहला फंक्शन जो मैं यहां साइड पे एक पॉइंट पे छोटे से लिखूंगा, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ यूट्रीन एंडोमेट्रियम। देखिए पहली चीज इसने क्या की कि वो जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर थी, यूट्रीन एंडोमेट्रियम, जिसके ऊपर एपिथेलियल लेयर भी होती है, उसका साइज, उसकी थिकनेस बढ़ाना शुरू कर रहा है। वो थिकनेस क्यों बढ़ा रहा है, दूसरा फंक्शन फॉर, या इस तरह से लिख देते हैं हम कि वो यूट्रस को प्रिपेयर भी कर रहा है, prepares the uterus for implantation of the fetus, for implantation, implantation of the fetus। वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, वो जो एम्ब्रियो बनेगा, उसकी अब वो कहाँ फिक्स होता है, वो कहाँ जाके इम्प्लांट होता है, that implants in the uterus, और उसके लिए इन्वायरमेंट बनना चाहिए, पहले तैयारी होनी चाहिए, तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम ये जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाने, तो ये ध्यान रखिए कि देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ साथ तीसरी चीज, इनहिबिट्स एफएसएच। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, इसकी सेक्रीशन को रोक देगा, रोकना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल सेल्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग प्राइमरी oocyte। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक समय में, एक महीने में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, दो ओवरीज हैं, लेकिन दोनों ओवरीज में से कौन सी ओवरी वो एग प्रोड्यूस करेगी, ये अभी तक हमें कुछ नहीं मालूम। अपनी टर्न कैसे वो तय करती है कि इस महीने में अगर लेफ्ट ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया है तो अगले महीने क्या होगा, राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा। तो ऐसा कैसे होता है, अभी तक ये कोई चीज नहीं पता है। बॉडी देखो कितनी हाईली डेवलप्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है अगर ह्यूमन देखा जाए तो। आप देखिए ये अपनी बारी भी तय करते हैं, और ताकि ऐसा हो, इन्होंने जो ये जो बात हम कर रहे हैं कि इनहिबिट क्यों किया, ये क्यों रोकता है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ओवम भी क्या हो जाए, दूसरा प्राइमरी oocyte भी डेवलप होना शुरू हो जाए, दो ग्राफिन फॉलिकल बन जाए। हालांकि ऐसे होता है कई बार, समटाइम्स दिस हैपेंस इन केस ऑफ ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रेट्स, उसमें होता है, लेकिन आमतौर पे हम एवरेज बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मोर देन वन प्राइमरी oocyte, एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो मैसेज भेज देगा एफएसएच को और रोक देगा, उसकी सेक्रेशन रोक देगा, ताकि और फॉलिकल सेल्स ना बने, और प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट ना हो, एक समय पर एक ही हो। समझ आया मेरी बात? अब देखो चौथी चीज यहां क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में उनकी थिकनेस को भी बढ़ाया जाए। फेलोपियन ट्यूब्स में भी लेयर्स होती है अंदर, तो वो जो अंदर उसकी थिकनेस है, अब हम वो बात नहीं, हम ऑलरेडी वो चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली वहां पर आएंगे। हम यहां क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करना है, हम ये लिख सकते हैं, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। और इसके साथ साथ क्या होता है, देयर आर सीलिया प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब्स।
देयर आर सीलियरी एपिथेलियम लेयर होती है वहां. सो एंड इंक्रीजेस सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट भी बढ़ा देते हैं ताकि वो जो एग है जब वो फर्टिलाइज होगा, सीलियरी मूवमेंट क्यों बढ़ाई? ताकि जब वो फर्टिलाइज होगा तो उसको धक्का दिया जाएगा. धक्का दिया जाएगा किस तरफ? यूट्रस की तरफ. भेजना भी तो है, अपने आप तो जाएगा नहीं, उसको धक्का दिया जाएगा. धक्का देकर उसको कहां भेज दिया जाएगा? इनटू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. क्लियर मेरी बात? यस सर. अब उसके बाद देखो एक और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहां पे. वो क्या है? नरिशमेंट ऑफ द फीटस. नरिशमेंट बाय ग्लैंडुलर सेक्रेशंस. एंडोमेट्रियम सिक्रीट करती है कुछ नरिशमेंट फ्लूइड्स, और वो नरिशमेंट फ्लूइड क्या करता है? एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो इट नरिशेस द फीटस. अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है? तो प्लेसेंटा को बनाना, प्लेसेंटा को आगे बनना, वो कहां होगा? वो सारी तैयारी इन 14 दिनों में ही होती है. और इन 14 दिनों में ही होता क्या है? ओवुलेशन. और ये ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओवुलेशन हो गई, एग बाहर. क्लियर मेरी बात? तो एग बाहर भी इन्हीं दिनों में आता है. 13वें से 17वें दिन के बीच में, 13 to 17 डे के बीच में एग जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आ जाता है. या तो 13वें दिन आ जाएगा, 14वें भी आ सकता है, 15वें में भी आ सकता है, 16वें 17वें में भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है. लेकिन एवरेज वो 13वें दिन में ऑलमोस्ट आ जाता है. अंडरस्टूड? एवरेज जो है 13 या 14 डे में वो इस यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, वहां पहुंच जाता है. ठीक है? और सॉरी, ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आ जाता है, नॉट इम्प्लांट हो जाता है. ग्राफिन फॉलिकल से वो 13वें या 14वें दिन में बाहर आ जाता है. अब ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गया? खाली. ग्राफिन फॉलिकल लेट अस इमेजिन कि वो खाली हो चुका है. और ये काम कितने दिनों में हुआ? 14 दिनों में. क्लियर मेरी बात? सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोलिफरेटिव फेज. इसको सिंपल तरीके से आप समझ आ गई मेरी बात? यस सर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फेज. और वो नेक्स्ट फेज क्या है? द नेक्स्ट फेज इज द सेक्रेटरी और ल्यूटल फेज. चलिए, अब सेक्रेटरी और ल्यूटल फेज जो है, अब इसके नाम से ही देखो क्या है? सेक्रीशंस होंगी, कुछ सेक्रीशंस होंगी. और यहां क्या होगा? इस ल्यूटियल फेज में और सेक्रेटरी फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विद प्रोलैक्टिन. एक और हार्मोन है विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन. ये भी पिट्यूटरी हार्मोन है. और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये बेसिकली हमने पढ़ा था लैक्टेशन में. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जब ब्रेस्ट पढ़े थे उसमें भी हमने कहा था प्रोलैक्टिन हार्मोन जो क्या करता है? मिल्क बनाने में मदद करता है, एल्वियोलिन. सो यहां पर क्या है? ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के साथ मिलेगा और क्या करेगा? जो ग्राफिन फॉलिकल के सेल्स हैं, जो ग्राफिन फॉलिकल के सेल्स है, उनमें एक काम करता है, चेंजेस granulosa cells into yellow color due to, देखिए, secretion of lutein pigment. lutein pigment
देखिए वो जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू सिक्रीट ल्यूटिन पिगमेंट, and what happens, the color of the graphene follicle, empty graphene follicle becomes yellow. उसका क्या कलर हो जाता है फिर, उसी पिगमेंट की वजह से क्या हो जाता है, येलो, एंड नाउ इट बिकम्स a येलो कलर्ड बॉडी, और ये जो येलो कलर्ड बॉडी इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ये सारी वो चेंजेस है जो हर महीने होती है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करता है, अनदर फीमेल हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, आप देखो प्रोजेस्टेरोन भी लगभग यही काम करता है, क्योंकि यहां पर देखिए जैसे हमने लिखा, ये मैंने इसीलिए मिटाया नहीं है, अगर आप देखो तो यहां हमने फंक्शन पहला क्या लिखा है, इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ यूट्रीन एंडोमेट्रियम, इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ यूट्रीन एंडोमेट्रियम। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन भी यही काम करता है। मैं यहां लिख देता हूं, फर्दर इंक्रीजेस द thickness of endometrium। अब देखो समझने वाली बात है, और थिकनेस यूट्रस के जो अंदर वाली लेयर है, let us have a view point here। यहां पर अगर मैं जल्दी से यहां पर अगर हम देखें तो ये जो लेयर अंदर बन रही है, ये एंडोमेट्रियम है, इसकी थिकनेस होती है, ये थिक होगी। जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है बेटा, कि वो एस्ट्रोजन इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 3 mm तक कर देता है। उसकी थिकनेस कितनी करता है, यहां पर जो थिकनेस है वो लगभग 3 mm तक थिक हो जाती है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, देखो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इसकी थिकनेस को और बढ़ा देगा, ये और बढ़ा देगा, और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, लगभग 5 से 6 mm तक थिक हो जाएगा, 5 से 6 mm। इसके बाद अब ये काम क्यों हो रहा है, इसके अंदर इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर देयर आर वेरियस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी क्या है, वो हाईली कॉइल्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, थिकनेस हो रही है। इसके बाहर जो मायोमेट्रियम लेयर है ये भी मोटी होती है, ये भी थिक होगी, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, मोर वल्नरेबल, दे बिकम मोर कॉइल्ड। अब क्या होगा, जब ये थिकनेस हुई, दूसरा पॉइंट यहां क्या आ जाता है, वो है नेक्स्ट हमने यहां लिखा, प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, द सेम पॉइंट मैं इसी को यहां से एरो दे देता हूं, सेम पॉइंट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। नेचुरली ये काम किया जाएगा। तीसरा यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार पूछा जाता है, यूट्रीन एंडोमेट्रियम एक सिक्रीशन छोड़ती है, और वो सिक्रीशन क्या है, दैट सिक्रीशन इज फॉर द नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जो इम्प्लांट हो चुका है, अब उसका साइज बड़ा होगा, वो ग्रोथ करेगा, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, देयर इज द सिक्रीशन ऑफ यूट्रीन मिल्क। उसकी सिक्रीशन के लिए क्या है, यूट्रीन मिल्क को सिक्रीट किया जाता है, और ये यूट्रीन मिल्क क्या है, नरिशिंग फ्लूइड, ये नरिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अंडरस्टूड माय पॉइंट। और इसके साथ साथ ये तीसरा काम एक और करता है, इट ऑल्सो इनहिबिट्स द FSH। ये FSH की प्रोडक्शन को भी रोक देगा, इट फर्दर स्टॉप्स
ताकि किसी भी हालत में नया फॉलिकल ना बने। इसका मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बेसिकली प्रेगनेंसी की तरफ, प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है। प्रेगनेंसी में इतनी तकलीफ क्यों होती है फीमेल को, क्यों उसको वोमिटिंग होती है, क्यों उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद डाइटरी फैक्टर्स का ध्यान, क्योंकि वो फर्स्ट 3 मंथ्स में ही सारी चेंजिंग हो रही है। और वो जो चेंजिंग है उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, जो फिजियोलॉजिकल बाकी चेंजेस आ रही है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है, वो चेंज क्यों आ रही है, वो चेंज इसी वजह से आ रही है। क्लियर? और ये जो फेज है ये लगभग ऑलमोस्ट अबाउट 10 डेज का, ऑलमोस्ट अबाउट 10 डेज। क्लियर? चलो यहां तक रखते हैं, बाकी इसका लास्ट फेज है वो हम कल करेंगे।